Good morning, students. I am Dr. Seema Singhal, Associate Professor in Commerce, MDST Girls College, अम्बाला सिटी। आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो है कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग का लास्ट सेकंड चैप्टर है कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन। इस चैप्टर पर हम डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोस्ट कंट्रोल क्या होता है। देखिए, जब कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने शुरू से लेकर अब तक किया तो हमारा पर्पस क्या था, कोस्ट को असर्टन करना, कोस्ट कितनी आई है उसको एनालाइज करना, और इसका तीसरा पार्ट था कोस्ट कंट्रोल करना। हम इसके ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम कोस्टिंग के ऑब्जेक्टिव लें, कोस्ट कंट्रोल एक मेजर और मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। कोस्ट कंट्रोल होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स, कि कैसे हम कम से कम कर सकें फंड्स को और उन्हें मॉनिटर कैसे कर सकें। इट मीन्स टू रेगुलेट और कंट्रोल द ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द बिजनेस फर्म्स। और आजकल मैनेजमेंट क्या है, बहुत कॉन्शियस हो गई है। वो रेगुलरली चाहती है कि न्यू टेक्निक्स मेथड्स हमें पता चलें, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को हम कम से कम कर सकें, उनको कंट्रोल में ला सकें, वेस्टेज को कम से कम कर सकें। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करते हैं कि जो कुछ प्री डिटर्मिन्ड गोल्स और टारगेट्स सेट करते हैं, फिर जो हमारे गोल्स एंड टारगेट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के माध्यम से, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, इट मीन्स डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। तो हम ऐसी स्थिति में हम इससे पता लगाते हैं कि एफिशिएंसी कितनी है मैनेजमेंट की और इनएफिशिएंसी क्या है। मतलब एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसकी डेफिनेशन हम करते हैं। CIMA की डेफिनेशन है, cost control is defined as the regulation by executive action of cost of operating an undertaking, particularly where such action is guided by cost accounting। और अगर बिजनेस डिक्शनरी की डेफिनेशन लो, इट इज कोस्ट कंट्रोल इज अ प्रोसेस, यानी ये एक बार में काम करके नहीं चलता, ये कॉन्टिन्यूसली आप करते रहते हो, प्रोसेस और एक्टिविटी ऑन कंट्रोलिंग कोस्ट एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी, प्रोसेस और कंपनी। इस सारी दोनों डेफिनेशन का या बेसिकली मीनिंग क्या है? कोस्ट कंट्रोल का मतलब है कोस्ट शुड नॉट एक्सीड द बजटेड और स्टैंडर्ड लिमिट, जो हमने लिमिट डिसाइड किए हैं उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है फीचर्स ऑफ कोस्ट कंट्रोल। सबसे पहला फीचर क्या है कोस्ट कंट्रोल में? इसमें हम टारगेट्स और स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ताकि हम अपने फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी आती है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारे वेरिएंसेस कितने हैं, और उसके बाद हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा पर्पस क्या हो गया? इट एम्स एट अचीविंग स्टैंडर्ड को अचीव करना, और प्रिवेंटिव है, पहले ही हम देख लेते हैं कि कहीं गड़बड़ ना कर दें, हम उनको पहले ही बता देते हैं कि हमारे ये टारगेट्स हैं। और कोस्ट कंट्रोल में कोस्ट आर ऑप्टिमाइज्ड, मतलब पहले से ही हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं। ये बिफोर डूइंग दैट एक्ट है, पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। इट इज़ जनरली एप्लीकेबल टू आइटम्स विच हैव स्टैंडर्ड। अब जिस चीज़ का स्टैंडर्ड तुम मेजर ही नहीं कर सकते, वहाँ पर हम इसे अप्लाई भी नहीं कर सकते। और इसकी कुछ गाइडलाइंस है और डायरेक्टिव्स है मैनेजमेंट जो उसको बताती है। ठीक है जी। देन उसके बाद प्रोसेस ऑफ कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड। हम किसी भी प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने कॉस्ट डिसाइड करनी है उसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर उसे एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं। तीसरे नंबर पे वेरिएंस चेक करते हैं कि फेवरेबल है कि एडवर्स है। फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो एडवर्स वेरिएंसेस आए वो क्यों आए, उसके रीज़न क्या है, ये हमारे लिए चेक करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड अगर हमने अटेन नहीं किए तो मेन पर्पस क्या है, क्यों नहीं हुए, ये हम चेक करेंगे। फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि हमने ये देखना है कि एडवर्स वेरिएंसेस जो हैं उसके अगेंस्ट हम कैसे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, किसने डैमेज ज़्यादा किया, किस वर्कर ने काम कम किया, या मशीनरी ठीक नहीं थी, वट एवर मे बी द रीज़न, उसके अगेंस्ट हम स्टैंडर्ड्स करेक्टिव एक्शन लेंगे। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड। मान लो हमने सारा कुछ चेक कर लिया, फिर हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वही ठीक नहीं थे, वो रियलिस्टिक नहीं थे, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू चेंज्ड सर्कमस्टांसिस कि हमें क्या करना चाहिए।
ठीक है। इन नटशेल हम कह सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्शन को प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट तक लेके आने का काम ही कॉस्ट कंट्रोल करता है। इसमें हम ये चाहते हैं कि देयर शुड बी ज़ीरो वेरिएंस, कोई डिफरेंस ना आए, जो हमने प्री डिटरमिन्ड सोचा है वही हमारा एक्चुअल में काम हो। फिर उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं। सबसे पहले कंट्रोल की टेक्निक्स में हम मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमने आपने सेकंड चैप्टर में मटेरियल के थर्ड चैप्टर था जो मटेरियल का, उसमें सब पढ़ा होगा कि वेरिएंस स्टॉक लेवल, जिसमें मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल हमने किया था। ये भी कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। ABC एंड वेद एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल पार्ट्स, ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये वाली हमारी टेक्निक्स हमने की थी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, स्लो मूविंग मटेरियल, कंट्रोलिंग वेस्टेज एंड स्क्रैप, ये हम डिटेल में कर चुके हैं। ये मटेरियल जो की कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स है। लेबर, जिसमें टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग रिकॉर्ड का कंपैरिजन करते हैं कि जितना हमने सोचा था उतने समय में वो आया कि नहीं आया। फिर अब नॉर्मल आइडल टाइम की रिपोर्ट देखेंगे, ओवर टाइम की रिपोर्ट देखेंगे, जिससे हम चेक करेंगे कि लेबर जो हम डिज़ायर्ड हमारा था उतना टाइम उन्होंने डिवोट किया है कि नहीं किया। ऐसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये मेथड्स ऐसे हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स के, जिसमें हम पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके बाद उनको कंपेयर करते हैं कि क्या हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड सेट जो किए थे वो हमने अचीव कर लिए या नहीं किए। फिर है असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि कॉस्ट सेंटर हमने करने हैं, जिसमें कॉस्ट को हम अलग अलग सेंटर से चेक कर सकें कि प्रॉफिट का सेंटर अलग हो, कॉस्ट का सेंटर अलग हो, एक्सपेंसेस का सेंटर अलग हो, ताकि वेल इन टाइम ईच सेंटर जो है वो हर सेंटर हमें रिपोर्ट कर सके। और देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। फिर है एफिशिएंट कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट, जो एडवर्स वेरिएंस है उसके बारे में हमें जो रिपोर्ट मिले वो बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट मिले, ताकि हम प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को फॉलो कर सकें उसमें, कि जहाँ पर प्रॉब्लम है उसी लेवल पर हम जाके उसको चेक करें, अदरवाइज़ हमें कोई ज़रूरत ना पड़े। फिर उसके बाद है इफ़ सम सेंटर रिपोर्ट्स गुड परफॉर्मेंस, और अगर कहीं पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है तो वैसे एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड भी देना चाहिए, ताकि वो और बेटर परफॉर्मेंस करे और हायर एफिशिएंसी से काम करे, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगे, क्योंकि जब कोई काम करता है और उसे प्रेज मिलती है तो दे फील बेटर, और आने वाले समय में वो अच्छा काम करते हैं। देन सेंस ऑफ कोऑपरेशन, सभी लेवल्स पर कोऑपरेशन होनी चाहिए। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, मतलब भी अगर उनको पता ही नहीं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कैसे वो कंपेयर करेंगे, या एक्चुअल वो करेंगे तो उनको ये नहीं पता होगा स्टैंडर्ड क्या है, तो हमें उनकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करनी है। फिर उसके बाद जो बात ध्यान रखनी है कि बजटरी कंट्रोल का या स्टैंडर्ड सेटिंग का हमें रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं, ये नहीं कि हम हवा में बात करें, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोडक्शन करनी है वो लोअर लेवल पे होनी है। तो जो हमारा गोल्स हों, वो जो हमने डिसाइड किए हैं वो हमारे क्लियर टारगेट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और कॉम्पिटिटिवनेस में हमारा लेवल बढ़ेगा, और कॉस्ट रिड्यूस होगी, प्राइसेस रिड्यूस होंगे, और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो प्राइस है वो प्रोडक्ट का स्टेबल भी होगा, रिजनेबल भी होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे, और सेल ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी चाहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। देन डिसएडवांटेजेस इसके हैं कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए वी हैव टू अचीव दैट स्टैंडर्ड, और कई बार क्या होता है कि जब स्टैंडर्ड कर देते हो आप फिक्स, तो हम इनोवेशन भी नहीं कर पाते, और जो स्किलफुल पर्सनल है वो अपने आप जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं वो कोई जो एम्प्लॉई है वो नहीं फिक्स कर रहा, एक जो मेच्योर्ड पर्सन है, जो स्किलफुल पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जो उसने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, जो लोअर लेवल के लोग हैं वो उस स्टैंडर्ड को पूरा कर पाएँ। फिर फैक्टर्स हैम्परिंग कॉस्ट कंट्रोल इन इंडिया, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कॉस्ट कंट्रोल करने में इंडिया में मुश्किल आती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको इमीडिएटली कोई प्रोडक्ट चाहिए, इंटरमीडिएट टाइम में कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसका प्रोडक्ट का रेट जो है वो बहुत हाई होगा, या फॉरेन कमोडिटी के प्राइसेस हैं जैसे ऑयल हैं वो आपके हाथ में नहीं है,
पावर शॉर्टेज है या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है, आपके प्लांट की कैपेसिटी अच्छी थी लेकिन आपने उसे यूज़ नहीं किया, ये वाली प्रॉब्लम भी आती है। और इशू ऑफ लाइसेंस, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिला काम करने में, तो जितना लेट होता जाएगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। या टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस की वजह से भी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद है जनरल टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कटिंग का, लेकिन हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या यूज़ करना चाहिए, देखो अब तो लॉकडाउन का पीरियड था, आपने देखा होगा कोरोना काल में ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन काम होने शुरू हो गए, तो ऑनलाइन काम से भी हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। जैसे स्काइप का यूज़ करें, मतलब उसमें पैसा नहीं लगता डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स के लिए। सोशल मीडिया यूज़ करें अपनी पब्लिसिटी के लिए, मतलब सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे फेसबुक ट्विटर, जैसे बजाय कि हम पेड साइट से यूज़ करें न्यूज़पेपर मैगज़ीन वगैरह, तो हम जो सभी के लिए ओपन हो फेसबुक वो, और टाइम भी कंज्यूम कम हो, ऐसे वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज़ करें, मतलब प्रिंट और पेपर कम्युनिकेशन की जगह। इसका मतलब है आउटसोर्स कंप्यूटर मेंटेनेंस है, आपका कंप्यूटर है जो अपडेटेड रहना चाहिए। इक्विपमेंट को लीज पर ले सकते हो। और शेयर प्रॉफिट एंड ऑफिस एंड बिल्डिंग स्पेस, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस का। तो बिजनेस मान लो आपका बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप उसमें अकेले बिजनेस कर रहे हो तो रेंट भी आपको, उसके सारे खर्चे भी आपको बेयर करने पड़ रहे हैं। अगर आप उसको आप शेयर कर लोगे तो भी आपका जो कॉस्ट कटिंग हो सकती है। फिर उसके बाद एक सेकंड पार्ट आता है इसका, कॉस्ट रिडक्शन। जैसे हमने कॉस्ट कंट्रोल किया, वो ओवरऑल कंट्रोल उन कॉस्ट था, ओवरऑल एक्सपेंस कॉस्ट को कट करने का था। ये अब कॉस्ट रिडक्शन क्या है देखते हैं। कॉस्ट रिडक्शन is a process aims at lowering the unit cost of product manufactured or services rendered without affecting its quality by using new and improved methods and techniques। देखो इससे बिल्कुल क्लियर है कि हमारा पर्पस पर यूनिट कॉस्ट को कम करना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एलिमिनेटिंग नेसेसरी अननेसेसरी कॉस्ट टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू नो एज इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। कि अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी कॉस्ट को बढ़ा रही हैं और उनको हम ख़त्म कर देते हैं और उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, इसी को हम कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके प्रॉफिट बढ़े। कारण ये है कि इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, उसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि या तो हम कॉस्ट कम करें, कॉस्ट कम करेंगे, और या क्वालिटी इंप्रूव करें। अब दोनों ही चीज़ें लेकिन हम करना चाहते हैं। अगर हम कॉस्ट कम करें और क्वालिटी भी उतनी ही रहने दें तो उसको हम कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। और इसमें अगर हमने दोनों चीज़ें, क्वालिटी भी इंप्रूव कर ली, कॉस्ट भी कम कर ली, तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ते जो हम कम करते हैं उसमें किसी भी तरीके से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। यही बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन है। तो जब हम कॉस्ट रिडक्शन को चेक करते हैं तो हमने 3 चीज़ें यही देखनी है कि एक तो पर यूनिट में सेविंग हो और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्वालिटी में। तीसरा कि सेविंग्स जो है वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ये नहीं कि टेम्परेरी हो, वो परमानेंट हो। वो एक बार जो हमने कॉस्ट रिड्यूस कर ली वो हमेशा ही वैसी रहे, फिर बार बार वो बढ़े ना। तो अगर कोई भी ऐसी कॉस्ट रिडक्शन आती है जो कि टैक्सेस की वजह से या सीजनल है, जो कि परमानेंट नहीं है, उसे हम कॉस्ट रिडक्शन नहीं कहेंगे। मतलब हम रिड्यूसिंग वेस्टेज को कम करके या ओवरऑल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को बढ़ाकर या इनपुट को बेटर करके, सब्स्टिट्यूट करके, हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, वही कॉस्ट रिडक्शन में आएगा। उसके बाद है फीचर्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन जो टारगेट्स और स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट है कॉस्ट प्रोसेस का। ये इम्प्रूव करती है स्टैंडर्ड्स को, कॉन्टीन्यूस और डायनेमिक एंड इनोवेटिव नेचर में ये अल्टरनेटिव तरीके देखती है कि रिड्यूस को कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। और इसे हम करेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ये एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में, मतलब हर लेवल पे, चाहे हम फैक्ट्री लेवल पर हैं, ऑफिस लेवल पर हैं, कहीं पर भी हैं, हम हर तरीके से उसको कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और ये क्या काम करती है, थिंकिंग एंड एनालिसिस टू एक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल है, मिडल लेवल है और लोअर लेवल है। हर लेवल पर हर एक पर्सन को सोचने का इसमें फ्रीडम है कि आप उसे सोचो और कॉस्ट को रिड्यूस करो।
फिर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पहली बात वेस्टेज कम करके और प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ा के, या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को मैक्सिमम यूज़ करके, या एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ा सकते हैं, इससे भी कॉस्ट रिड्यूस होगी। एनवायरनमेंट अच्छा दें, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाएं उनका, और हम ऐसी अप्रोच रखें जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहें। ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ मटेरियल हो, या चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन कर दें, टेक्नोलॉजी को चेंज कर दें, और अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर दें, क्योंकि जैसे ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी पर कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, इससे भी आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। फिर एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पर हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, मेथड एंड टेक्निक्स हैं, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारी 9 मेथड एरियाज़ हैं जहाँ पर हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा हो जिससे कॉस्ट कम से कम हो, कि हमारा डिज़ाइन ऑफ मोल्ड है, फिक्सचर है, जिसकी शेप हमने बनानी है वो हमारी कम से कम कॉस्ट वाली हो। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल्स बनते हैं या रेफ्रिजरेटर हैं, उनकी ऐसी होनी चाहिए शेप जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल हो। शेप ऐसी, मतलब आप स्क्वायर बना रहे हो तो ठीक है, अगर आपने राउंड बनानी है चीज़ उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो डिज़ाइन। दूसरा मेथड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सी यूज़ कर रहे हो, क्या आपका प्लांट्स की फैक्ट्री जो है, मशीन है, इक्विपमेंट्स है, उनमें वहाँ आसपास वेंटिलेशन है कि नहीं है, टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं वो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है कि नहीं हो रही है, वो टेक्निक हमें ध्यान रखनी है। देन मेक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसमें क्या करते हैं कि डिमांड हम क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट की और हम अल्टीमेट कंज्यूमर तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास ये है कि हमने जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने हैं, सेल्स प्रमोशन यूज़ करनी है, एडवर्टीजमेंट यूज़ करनी है, या हमने कोई स्ट्रेटजीज बनानी है, उसके लिए जितना भी हमारा स्टाफ होना चाहिए वो ट्रेंड होना चाहिए और वेल इक्विप्ड होना चाहिए। क्योंकि और आजकल तो क्या चल रहा है कि ऑनलाइन सेल चल रही है मार्केटिंग के लिए। ऑनलाइन मार्केटिंग करने का फ़ायदा क्या है कि जो मिडल मैन है जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हट जाता है, उसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। उसके बाद फाइनेंसिंग पॉलिसी, कि आपने जहाँ से पैसा लिया हुआ है, जो आपका स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो किस तरीके का है, वो आपको महंगा तो नहीं पड़ रहा, ये आपको ध्यान करना है। देन रिसर्च एंड इनोवेशन, कि आपने जो एक्सपर्ट पर्सन जो रखे हुए हैं उनका काम क्या है, रिसर्च एंड कि इम्प्रूव करें क्वालिटी को, यूटिलिटी को, डिज़ाइन को, कलर को, जिससे कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू तो ऐड कर सके और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन उसकी कॉस्ट ना बढ़े। और क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ज़्यादा खरीदेगा प्रोडक्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। फिर पैकेजिंग, कि आपने आप ये देखना है कि क्योंकि पैकेजिंग से क्या होता है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी हो जाती है, कि उसके ऊपर आप कंटेंट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, ये सारी चीज़ें लिखोगे। अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ की जो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि वो प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाना है। ऐसा ना हो कि पैकेजिंग इतनी महंगी हो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें क्या आता है कि हमारे लिए जितने भी वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी नॉलेज, उनकी स्किल और उनका माइंड सेट, वो कैसे किसी काम को करते हैं, ये सब चीज़ें कॉस्ट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो जो सिलेक्शन करनी है, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, प्रमोशन ऑफ वर्कर्स करनी है, वो बहुत सी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हर पर्सन सेटिस्फाइड हो। यानी अगर रिक्रूटमेंट करें और बेटर पर्सन लेके आएँ जो कि हमारी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में लॉन्ग रन तक हेल्प कर सके, ऐसी हमारी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि हम पहले ही अगर बायस्ड होके किसी अनस्किल्ड पर्सन को रख लेंगे तो अल्टीमेटली उससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी। फिर है मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि मटेरियल, जैसे क्योंकि मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। 40 to 78% हमारा मटेरियल यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, जो उसका प्राइस है वो इस तरह होना चाहिए कि वो हमें कम से कम पड़े। हमारा सिलेक्शन ऑफ सप्लायर और कैसे हम उसे स्टोर करेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, रेगुलर हमें सप्लाई उसकी मिलती रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। देन सर्विसेज इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप कीप ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी है, टाइमली रिपेयर हो रही है कि नहीं, मेंटेनेंस है कि नहीं, ऑयलिंग हो रही है कि नहीं, ग्रीसिंग वगैरह हो रही है कि नहीं, प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटी है, लाइटिंग है, वेंटिलेशन है। क्योंकि अगर सफोकेशन में काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो काम बढ़िया नहीं हो सकता। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमने भी देखना है कि वेस्टेज ऑफ एरिया, वेस्टेज जो हो रही है वो किस एरिया में रख रहे हैं, उसकी कॉन्टीन्यूसली आप चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किस साइड पर आपको वेस्टेज डंप आपने लगाना है, ये भी आप इसमें चेक करोगे।
उसके बाद आते हैं टेक्निक्स ऑफ कोस्ट रिडक्शन की हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने कोस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स करी थी, उसमें स्टैंडर्ड कोस्टिंग और वो सारी कंट्रोलिंग टेक्निक्स करी थी। लेकिन बेसिकली जो हम कोस्ट रिडक्शन के लिए क्या करेंगे वो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, लेबर कंट्रोल टेक्निक, टाइम एंड मोशन स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक, बजटरी कंट्रोल सिस्टम, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, इंस्टॉलेशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, जॉब इवेल्युएशन, मेरिट रेटिंग, इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन, सिंप्लीफिकेशन, ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग, रिड्यूसिंग वेस्टेज, ये सारी हमारी टेक्निक्स जो है वो कोस्ट रिडक्शन के लिए हैं। बेसिकली कोस्ट रिडक्शन क्या है कि एक ग्रुप एफर्ट है, ये अकेला कोई एक पर्सन कोस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट ने कमेटी बनानी है और अलग अलग कोस्ट सेंटर्स बनाने हैं, जिससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो इंडिविजुअली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें कि कैसे हमने प्रोडक्ट को की कोस्ट को कम से कम करना है। उसके बाद हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कोस्ट रिडक्शन। एडवांटेजेस क्या है, इसकी प्रॉफिट बढ़ता है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बढ़ते हैं, बेनिफिट कस्टमर को बेनिफिट होगा जब रेट कॉस्ट रिड्यूस होगी, कंपटीशन हम इजीली मीट कर पाएंगे, वेस्टेज कम होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा क्योंकि जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे तो इसका मतलब हमें जीएसटी और ये सब कुछ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव होगा, और जब किसी भी प्रोडक्ट की हम कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं तो उससे मैनेजमेंट की इमेज भी इम्प्रूव होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसके, जैसे क्वालिटी हो सकता है कि कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में हमारी कुछ क्वालिटी कम हो जाए, या रेजिस्टेंस बाय एम्प्लॉयज़, कई बार एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को ऐसे काम नहीं करना है, या उनको बार बार अगर हम चेंजेस के लिए कुछ कहेंगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ईजिली नहीं कर सकते। और टेम्परेरी रिडक्शन जो है वो अगर हम दिखा दें कि हमारी परमानेंट रिडक्शन है, वो भी मिसलीडिंग है। और इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट रहते हैं, अब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है और हम कहते हैं कि दूसरे को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो कन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं उनमें आपस में। फिर अब हम कोस्ट कंट्रोल और कोस्ट रिडक्शन में डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मीनिंग है, तो एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग कोस्ट एज पर एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, जो मतलब मैंने बताया था ना स्टैंडर्ड और हम एस्टिमेट्स प्री डिटरमिन्ड कोस्ट होगी, उसको हम कोस्ट कंट्रोल कहते हैं। और ये क्या है, एक्टिविटी ऑफ डिक्रीजिंग पर यूनिट कोस्ट बाय अप्लाइंग न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच ए वे इट डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी, इस तरीके से करना कि क्वालिटी इफेक्ट ना हो, उसे हम कोस्ट रिडक्शन कहते हैं। और डिक्रीज इसमें क्या होता है, इसमें टोटल कॉस्ट में डिक्रीज होता है, इसमें कॉस्ट पर यूनिट। और रिटेंशन ऑफ क्वालिटी, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी नहीं, लेकिन हम कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। नेचर क्या है, कॉस्ट कंट्रोल की टेम्परेरी है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट है। एम्फेसिस इसमें पास्ट और प्रेजेंट पर दिया जाता है, और जबकि कॉस्ट रिडक्शन में प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर दिया जाता है। एंड्स व्हेन, जो प्री डिटरमिन टारगेट अचीव हो गए, इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल हो गया। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन का कोई एंड नहीं है, वो हम कभी भी किसी भी लेवल पर कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंटिव है, पहले ही हम डिसाइड करके चलते हैं इतने इतने स्टैंडर्ड है उसको अचीव करना है। और ये करेक्टिव है कि अगर हमारा काम करते करते हमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम उसमें भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट को की कॉस्ट को कम किया जा सके। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है कोस्ट मैनेजमेंट। जो कोस्ट मैनेजमेंट है, ये कैसे किस चीज़ से कंसर्न्ड है, इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद इन द एक्सपेक्टेड एंड प्री डिटरमिन्ड लिमिट्स। जो हमारे प्री डिटरमिन्ड लिमिट्स हैं उनको हमें अगर मैनेज करना चाहते हैं तो हम इसको कोस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए, इस वर्ल्ड में कट थ्रोट कंपटीशन के वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। क्योंकि आजकल क्या है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का ज़माना है, तो सभी हर जगह आपका मार्केट शेयर जो है वो आपने खुद देखना है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो, तो आपने अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। देखो जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है वो कब हो रहा है, क्योंकि ओपननेस होगी, इंटरडिपेंडेंस, एक नेशन की दूसरे नेशन के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सभी लोगों के लिए क्या करते हैं कि नेशन में जितने भी वर्ल्ड में नेशंस हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली ये सारे काम क्या किस लिए कर रहे हैं, टू
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, सबका पर्पज़ यही है कि कंज्यूमर, इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी और कंट्री एज ए होल फ़ायदा हो। फ़ायदा कैसे हो कि जिस कंट्री में जो चीज़ बेटर बन रही है वहाँ से आ जाए। दिस इज़ रिजल्टेड इन टू नीड ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट टू कंट्रोल। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अगर कोई आम पर्सन कहेगा कि मैं नॉर्मल, उन्होंने बिजनेस खोला कि मैं एक्सपोर्ट भी कर दूंगा, मैं पूरा मैनेज कर लूँगा कॉस्ट को, जो हम उन्हें प्रोडक्ट चाहिए वैसे दे दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वी नीड प्रोफेशनल मैनेजमेंट कि हम कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग एंड टोटल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट सबसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये हम इंटरनेशनली अगर हम डील करना चाहते हैं, वी हैव टू डू फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देना, मिनिमम एंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट करना, इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड करना, और मैनेजर को बेटर सर्विसेज सर्व करना फॉर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कस्टमर को। देखो क्या है कि अगर हम जितने भी ज़्यादा कस्टमर करते जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत पॉपुलर है, अच्छा है, तो हमारा एक कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा उससे। जो क्योंकि आजकल जो मेन बात है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, उनकी कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहती है तो वो अगर इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान रखेगी तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट का। टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं कॉस्ट मैनेजमेंट में? सबसे पहली टेक्निक है मिनिमम ओवरहेड्स, मिनिमाइज ओवरहेड्स। इसका मतलब सबसे पहला है सेलिंग ओवरहेड्स को हम सबसे, जैसे ऑनलाइन प्रोसेस हुई सेल की, मतलब हमने ओवरहेड कम करने हैं, चाहे मतलब वो फैक्ट्री ओवरहेड है, चाहे ऑफिस ओवरहेड है, हर तरह के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो हमने कम करने हैं। इनडायरेक्ट खर्चों में अगर हम आजकल बात करें, कोरोना की वजह से हमने सारा कुछ ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या है कि जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ़ायदा हुआ, कि फ़ायदा कैसे हुआ कि अगर उन्होंने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच दिया तो उनको एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करना पड़ा। लेकिन नुकसान ये हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उससे अनएम्प्लॉयड भी हो गए। तो हम लेकिन बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट की, हर ऑर्गेनाइजेशन ने तो अपने पार्ट से देखना है, अपनी बेनिफिट देखना है। तो वो ऑनलाइन अगर सेल्स कर रहे हैं तो सेलिंग ओवरहेड कम हो रहे हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्टली इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली कस्टमर के जाएगा तो बीच के जितने भी खर्चे हैं वो सारे कम हो जाएंगे। ये वाली टेक्निक कॉस्ट मैनेजमेंट में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद कंप्यूटराइजिंग द होल सिस्टम, कि आपके जितने भी डाटा आपने सर्व करना है, पेन सेव करना है, वो पेन पेंसिल रजिस्टर पे अगर आप रखते हो तो हो सकता है कई बार वो डाटा करप्ट हो गया, ख़राब हो गया, करप्ट नहीं सॉरी मतलब डैमेज हो गया, बारिश आ गई, तूफान आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया जिसकी वजह से आपकी जो बुक्स थी वो ख़राब होगी, डैमेज होगी या चोरी होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने वो सारी चीज़ें ड्रॉप बॉक्स में या गूगल ड्राइव में सेव कर ली हैं तो उनको ऑपरेट करना भी, एक्सेस करना भी ईजी है। और उसमें अगर एक जगह से नहीं खुल रहा तो आपकी, क्योंकि वो ईमेल से कनेक्टेड होता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे कहीं भी जाके खोलोगे तो आपका वो डाटा सेव्ड रहेगा। तो कंप्यूटराइजेशन आजकल के डेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है बीपीओ एंड केपीओ। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को, किसी बिजनेस को के पास ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ नहीं है, नॉलेज नहीं है, या लोग ज़्यादा नहीं है, तो उनको लगता है कि बजाय इन लोगों को अपॉइंट करने के हम एक बीपीओ और केपीओ से सर्विसेज हायर कर लेते हैं। मतलब इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आपने खुद नहीं उनको एम्प्लॉय किया लेकिन आपने आउटसोर्स कर दिया। जो प्रोडक्ट जो आप नहीं बना सकते आपने उसके लिए आउटसोर्सिंग कर ली। जो एम्प्लॉयज़ की नॉलेज आपको चाहिए थी वो आपने आउटसोर्स कर ली। जो ये जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिए, क्योंकि जो दूसरा पर्सन आप बाहर से लोगे वो एक्सपर्ट होगा। आप अगर उस एक्सपर्ट को पर्सनली हायर करोगे वो आपके लिए एक्सपेंसिव होगा। आपको थोड़ी बहुत ही सर्विसेज चाहिए वो आप उससे ले सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब राइट प्लेस राइट टाइम पर जब चीज़ें पहुंचेंगी और हर चीज़ प्लान्ड वे में होगी तभी आप कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम अब कंक्लूड करें इन तीनों पार्ट्स को देखकर, जो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट रिडक्शन है, कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो
जो कॉस्ट रिडक्शन है उसका कॉस्ट कंट्रोल से भी ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल है, जबकि कॉस्ट कंट्रोल सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पर आप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट कर सकते हो या आप स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हो, वहीं पर ही कॉस्ट कंट्रोल करोगे, अदरवाइज आप कॉस्ट रिड्यूस करोगे। और कॉस्ट कंट्रोल को हम रोड मैप कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आपने कॉस्ट करनी है, जहाँ स्टैंडर्ड करने हैं। और जो कॉस्ट रिडक्शन है वो चैलेंजेस हैं जो कि स्टैंडर्ड्स को भी डिक्रीज़ करने के लिए या प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए वर्क करते हैं। तो यानी बेसिकली क्या है कि कॉस्ट और कॉस्ट मैनेजमेंट तो ओवरऑल है। ओवरऑल अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, ओवरऑल कॉस्ट कम करना चाहते हो, अपनी मार्केट का शेयर बढ़ाना चाहते हो, और सारा काम जो भी आपने कॉस्ट से रिलेटेड करना है उन सबको प्रॉपर वे में करना चाहते हो, टाइमली चाहते हो, आप एम्प्लॉयज़ की नॉलेज भी प्रॉपरली चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो अपने ओवरहेड्स को, उन सबको करने के लिए आपको कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों पार्ट्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए, और इनको डिस्कस करने के लिए और ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैंने 3 बुक्स का सहारा लिया, आर.के. गुप्ता की, एस.पी. गुप्ता और एम.पी. अग्रवाल की, और कुछ मैंने ऑनलाइन डाटा भी लिया जिसमें की डिफरेंसेस और अकाउंटिंग नोट्स और स्लाइड शेयर है, ये आप देख सकते हो, इनसे रेफर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।